नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल पनादुली। दर्शकों, आज हम कुछ वर्ष पूर्व की बात करें तो जब जिंदगी शहरों से ज़्यादा गाँवों में जिया करती थी, उस वक्त जब ये नहीं कहा जाता था कि मेरी मर्जी, बल्कि ज़िंदगी सिद्धांतों पे चला करती थी। उस वक्त एक ऐसा समय था जो आयुर्वेद जो है हर घर की नींव हुआ करती थी। उस वक्त हम देखते हैं कि जो लोग थे अस्वस्थ नहीं थे, उस वक्त अस्पतालों में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती। लेकिन आज जब हमने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है तो हम देखते हैं कि हम विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जो हमारी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद है उसकी तरफ रुख करें और पहचानें कि आखिरकार आहार का मूलभूत सिद्धांत क्या है और सही आहार किस तरह लिया जा सकता है। तो इससे संबंधित है हमारा आज का विषय, आयुर्वेद अनुसार आहार के मूलभूत सिद्धांत। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मन्नत मारवाह जी मौजूद हैं, जो सहायक प्रोफेसर हैं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरावाला के। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। जिस तरह हमने बात की डॉक्टर साहब यहाँ पर कि सिद्धांत क्या है यहाँ आहार की, तो यही जानना चाहेंगे कि जो आहार है इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है। जिस प्रकार मॉडर्न न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि उन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिवाइड किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, इस तरह में। तो आयुर्वेद में षड रस का सिद्धांत है, यानी कि 6 रस। तो उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये 6 रस जो हैं वो औषध में भी होते हैं और आहार में भी होते हैं। और प्राय ये देखा गया है कि पहले 3 रस जो हैं, मधुर, अम्ल और लवण, ये आहार में है। और एंड के जो 3 है, लास्ट के 3, कटु यानी कि तीखा, है ना, तिक्त यानी कि कड़वा, या कषाय यानी कि कसैला, ये जो 3 रस है ये औषध में होते हैं। और अगर हम षड्रस आहार का सेवन करें तो कहीं ना कहीं औषध भी आहार में ही हम पाएंगे जी। तो आहार ही भेषज है और आहार ही औषध है, इस तरह से हम कंसेप्ट रखते हैं षड्रस आहार सेवन का। जी डॉक्टर साहब, तो क्या आपको लगता है कि जो षड्रस आहार सेवन आपने यहाँ पे बात की है, हमें समझाया है, आज के जो लोग हैं इसके बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं, पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है मधुर, अम्ल और लवण पे जी। तो अब बच्चों को देख लो कि वो भी जो है वो तिक्त खाना, कड़वा खाने के लिए मना करते हैं, करेला नहीं खाएंगे। हाँ, तो इस तरह से है ना, कटु है तो मिर्च नहीं खाते हैं। तो इस तरह से जो है वो उनको बैलेंस करना सीखना चाहिए जी। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि भोजन का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है? अब इसमें अगर हम देखें तो मेजर 4 सिद्धांत हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें प्रथम है अष्ट आहार विधि विधान, जिसमें 8 कंपोनेंट्स हैं। फिर है आहार विधि विधान, और उसके बाद द्वादश अशन विचार, और उसके बाद विरुद्ध अन्न। तो ये अगर हम 4 कंसेप्ट जान लें तो इससे हम काफ़ी आयुर्वेद के बारे में जान सकते हैं कि आयुर्वेद आहार के बारे में क्या कहता है जी। मतलब आयुर्वेद को भी समझ सकते हैं और हम आहार को भी भली भांति समझ सकते हैं। जैसे आपने कहा अष्ट आहार विधि विधान, मैं चाहूँगी कि हम शुरुआत भी, क्योंकि पहला स्टेप है, इसी से करते हैं कि हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत आहार को किस तरह सेवन करना चाहिए। तो ये 8 जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें प्रकृति जी, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता जी, ये 8 कंपोनेंट्स हैं। इसमें पहला है प्रकृति। तो हम प्रकृति में आहार जो हमारे सामने है उसके गुण को जानते हैं कि उसका प्राकृतिक गुण क्या है। आयुर्वेद में 20 प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन आहार के कंपोनेंट में अगर देखें कि आहार के कंटेक्स्ट में हम देखें तो हमें 6 यानी कि 3 द्वंद्व, इनके बारे में पता होना चाहिए कि आहार गुरु लघु है, शीत उष्ण है कि स्निग्ध रुक्ष है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ आहार हैं जो प्राकृतिक रूप से ही गुरु हैं, जिस प्रकार जैसे कटहल है, उड़द की दाल है, या नया अन्न है, या फिर पोहा है जो पिच्छित अन्न होते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से ही जो है वो गुरु हैं। और लघु में देखें तो मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, या 1 साल पुराना चावल है। तो ये नॉर्मली ही ये लघु होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति देख के ही जो है आहार का सेवन हमें करना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट जो है वो करण। करण मतलब संस्कार। संस्कार यानी कि उसकी जो प्रकृति है उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी एक्टिविटी से। जैसे जल का संयोग, तो अगर हम सत्तू की बात करें, आजकल ग्रीष्म ऋतु है तो हम सत्तू का प्रयोग करते हैं। सत्तू को पानी में घोल के पिएंगे तो आजकल वो ठंडक देगा और अग्निवृद्धि भी करेगा।
वैसे ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी उष्णता को कम करने के लिए हम उसको पानी में रखते हैं, तो ओवरनाइट सोक करके रखेंगे तो उसकी उष्णता कम हो जाएगी। अब दही है तो दही नॉर्मली खाएंगे तो अभिसंधि होता है। अभिसंधि मतलब वो हमारे स्रोतों को ब्लॉक करता है, उस चैनल्स जो है वो उनको ब्लॉक करता है, लेकिन हम उसको मथ के खाएंगे तो अभिसंधि कारक नहीं रहेगा। वैसे चावल है तो चावल गुरु है, लेकिन उसमें अग्नि का संयोग कर दोगे तो खील बन जाएगी, वो लघु है। वैसे ही मक्की है तो उसका पॉपकॉर्न जब बन जाता है अग्नि संयोग के बाद तो वो जो है वो हल्का बन जाता है। वैसे ही मखाना भी है, मखाने को भी हम गर्म करके उसको हल्का फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो हम चीज़ों की प्रकृति को चेंज भी कर सकते हैं, इस चेंज को कहते हैं संस्कार या करण। नेक्स्ट है संयोग। संयोग मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिला के खाने पे क्या रिजल्ट आएगा। तो जैसे एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि दूध और मछली को एक साथ ना खाएं, नहीं तो त्वचा रोग हो जाएंगे। तो वैसे ही एक और एग्जाम्पल है कि मिल्क और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको एक साथ ना खाएं, लेकिन आजकल प्रचलन है कि मिल्क शेक स्मूदीज बनते हैं और उसमें भी जो खट्टा फ्रूट है, क्योंकि दूध जो है उसकी तहसीर जो है वो शीत है, उसका वीर्य जो है वो ठंडा है, और जो हम ये खट्टे चीज़ें लेते हैं ये उष्ण वीर्य है, तो ये विरुद्ध बन जाता है। तो इस तरह से अगर हम चीकू शेक पी रहे हैं या लीची का शेक पी रहे हैं तो वो बिल्कुल ही विरुद्ध है। लेकिन हम पक्के आम का खा रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं लेकिन आम पका है, मीठा है, हाँ मीठा है, तब तो ठीक है है ना। तो इस तरह से हमें देखना है कि क्या संयोग से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे आहार पे। अगला है राशि। राशि में दो कंपोनेंट आते हैं, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह मतलब कि अगर आप एक साथ प्रमाण में देखें, जैसे अगर नॉर्मल व्यक्ति है उसको दिन में 2300 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, फीमेल है तो उसको 1900 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा दिन का हो गया। लेकिन ये 2300 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है इसकी ब्रेकेज करनी है हमने, तो उसको कहते हैं हम परिग्रह। यानी कि इसमें मैक्रोज क्या थे, कार्बोहाइड्रेट था तो कार्बोहाइड्रेट एक नॉर्मल व्यक्ति को 130 ग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। प्रोटीन उसको 1 ग्राम पर बॉडी वेट, जितना उसका केजी बॉडी वेट है, अगर 60 किलो का है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। फैट 70 ग्राम उसको फैट चाहिए, फाइबर चाहिए 30 ग्राम फाइबर चाहिए। तो अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं तो उसमें प्रोटीन, इसको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसको कितना कितना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से देखना उस आहार को, ये परिग्रह है। और एक साथ देखना कि आपने टोटल कितनी कंजम्पशन की है, वो सर्वग्रह है। एक और फैक्टर आता है इसमें देश, यानी कि आप किस देश में रहते हैं। तो अगर हम भारत देश में रहते हैं और हम मैक्सिकन फूड खा रहे, थाई फूड खा रहे, चाइनीज़ फूड खा रहे, तो वो बिल्कुल विरुद्ध है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं देहरादून में रहता हूँ तो मुझे देहरादून में कौन से फ्रूट अवेलेबल हैं, मेरे को आम है, लीची है, जो यहाँ का लोकल फ्रूट है, तो मैं उसके पीछे क्यों भागूँ, मियाज़ाकी मैंगो या एवोकाडो के पीछे क्यों भागूँ, या फिर मैं ड्रैगन फ्रूट के पीछे क्यों भागूँ। तो जिस देश में आप रहते हैं उसी देश का, यानी कि लोकल फूड को आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है, ये वही मेजर कंजम्पशन आपकी होनी चाहिए। और देश से ये भी है कि किस स्थान पे आप बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये बोला गया कि सपरिवार अपने ज़मीन पे बैठ के सुखपूर्वक बैठ के आपको खाना खाना है, तो उससे भी हम देश को लेते हैं। नेक्स्ट है काल। तो काल में भी दो फैक्टर आते हैं, नित्यग और अवस्थिक। नित्यग मीन्स यानी आप ऋतु के अनुसार खा रहे हैं और दिन रात के अनुसार खा रहे हैं कि नहीं। मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे शीत ऋतु है, हमारे पास 6 ऋतु होती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इसमें हेमंत और शिशिर यानी कि शीत ऋतु, ठंड की ऋतु, जो नवंबर 15 से लेकर 15 फरवरी तक चलती है, मार्च तक चलती है। तो उस ऋतु में हमारी अग्नि बहुत प्रबल होती है। सर्दियों में हम उसमें कुछ भी खा सकते हैं, हम सरसों का साग तक खा लेते हैं जो कि पच जाता है। हम गुड़ के पदार्थ, उसमें मूंगफली, तिल, गच्चक, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, जो हैवी आइटम्स है वो भी हमें पच जाती हैं। तो अगर हम शीत ऋतु में कम खाएं या ना खाएं तो होगा क्या कि अग्नि तो बढ़ी हुई है, वो हमारी धातुओं को खा लेगी और खाली जगह वहाँ रहेगी तो वहाँ वात प्रकोप होगा, तो लोगों को वातज रोग ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस है। तो हमें दिन रात के हिसाब से भी खाना चाहिए। अभी रात को जो है दही खाना मना किया गया है, तो रात को सत्तू का प्रयोग करना मना किया है, रात को गुरु आहार करना मना किया है। तो इसको इस हिसाब से खाना जो है वो नित्यग टाइप का। और एक होता है अवस्थिक, कि रोगी के व्यक्ति की अवस्था क्या है जी, ये उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, तो इस तरह से खाना जो है वो इस सोच के खाना वो अवस्थिक में आता है। नेक्स्ट आता है उपयोग संस्था। तो उपयोग संस्था है रूल्स, कि कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये आगे हम आहार विधि विधान में देखेंगे। तो बेसिकली आपको गर्म खाना खाना है, स्नेह युक्त आहार खाना है, फिर आपको जीर्ण होने पर ही खाना है कि पुराना खाना पच जाए, फिर आपको बिना बोले बिना हंसे खाना है, एक नियमित जगह पे बैठ के खाना है। तो इस तरह के रूल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। और एक रहता है लास्ट में उपयोक्ता, जो कंज्यूम कर रहा है।
तो वो कैसा खाना, वो उसकी स्टेटस क्या है, क्या उसकी एज में देखें तो एज में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, क्या वो टोडलर है, क्या वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, या फिर क्या वो टीनेजर है, क्या वो एडोलेसेंस में है, क्या वो प्रेग्नेंट लेडी है, क्या वो लैक्टेशन में है, क्या वो ओल्ड एज है, या फिर उसका प्रोफेशन क्या है, वो वाइट कॉलर जॉब है, सारा दिन बैठा रहता है, या मेंटल वर्क ज़्यादा है, या लेबरर है कोई कि उसका फिजिकल वर्क ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें उसकी अवस्था भी देखनी चाहिए कि वो जो कंज्यूम कर रहा है वो किस तरह से है। जब एक घर में खाना पकता है तो सबके लिए एक जैसा ही पकता है, फिर वो बुजुर्ग को हो सकता है बुजुर्ग के लिए मूंग की दाल बन जाएगी या खिचड़ी बन जाएगी, दलिया बन जाएगी, इससे ऊपर नहीं हम जा पाते हैं। और बच्चे हैं या बड़े हैं तो ये कोशिश ये रहती है कि नॉर्मल दाल बन जाए, चपाती बन जाए, सब्जी बन जाए। तो ऐसे में हम इसमें विभिन्नता कैसे लेके आएंगे? बेसिकली आपको इसमें ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करनी होती। अगर हम जाएँ तो अब जैसे मैं बताऊँ कि मिलेट्स का यूज़ ही करना है आपने जी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मिलेट्स कई तरह के, बाजरा, रागी, ज्वार जी बिल्कुल है ना, तो ओट्स है, तो इस तरह के, तो आप उसको रोटी में मिला के यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको डिफरेंट वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग बनाना है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक आप गेहूं का आटा जो है वो गूंद के रख लें, एक जो है उसमें जैसे कोई डायबिटिक है तो उसमें जौ का आटा साथ में मिक्स करके, तो इस तरह से दो आटा आप रख सकते हैं। तो आपका मेजर अगर कंटेंट जो है वो चेंज हो गया। मेजर कंटेंट में क्या आता है? चावल है, दाल है, सब्जी है और रोटी है, यही मेन है। तो अगर आपने रोटी चेंज कर दी और अगर आपने चावल, अगर कोई डायबिटिक है तो आपने चावल का मांड निकाल के आपने वो चावल यूज़ कर लिए, तो बाकी लोग भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी छोटी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है घर में, तो ये पॉसिबल है कि हम सभी लोगों को मतलब वही खाना वही बना, लेकिन उस खाने थोड़ा हमें परिवर्तन करना है, ताकि वो मतलब जैसे आयुर्वेद हमें सिखाता है खाना खाने का तरीका, आहार का तरीका, उसमें वो परिवर्तित हो जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे दूसरा सिद्धांत जो आपने कहा था आहार विधि विधान, इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? आहार विधि विधान है, इसमें पहला पॉइंट है उष्ण, यानी कि हमें गर्म खाना खाना चाहिए। तो गर्म खाना खाने का कंसेप्ट ये है कि जब खाना बने तो हमें एक मुहूर्त के अंदर उसको खा लेना चाहिए। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट। और रीहीटिंग का कंसेप्ट जो है वो आयुर्वेद में नहीं है कि उसको हमने फ्रिज में रख दिया और उसको रीहीट करके खाया, ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं कि उष्ण गर्म खाना खाते हैं तो एक तो अग्निवृद्धि होती है, खाना जल्दी पच जाता है, वायु का भी अनुलोमन हो जाता है और कफ को भी ये ज़्यादा नहीं बढ़ाता है जी। सेकंड फैक्टर है इसमें स्निग्ध आहार खाना। तो हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं घी और तेल को, और हम बोलते हैं कि घी और तेल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन का जो पूरा मैटर है वो घी का बना है, हमारे जॉइंट्स जो है वो घी से बने हैं, मतलब फैट से बने हैं, जो हमारे लंग्स हैं वो भी फैट का एक मटेरियल से बने हैं। तो हमें फैट किसी न किसी फॉर्म में लेना बहुत ज़रूरी है जी। तो अब वो अलग बात है कि घी कैसा होना चाहिए या तेल कैसा होना चाहिए, लेकिन सब्जियों को तेल में पका के ही खाना चाहिए, नहीं तो वो वात का प्रकोप करती है जी। तो इस तरह से आपको स्निग्ध आहार खाना है, ये शरीर में दृढ़ता देता है, शरीर को बलकारक बनाता है ना। तो थर्ड फैक्टर जो है वो है मात्रावत खाना। तो मात्रा से हीन भी नहीं खाना है, मात्रा से अधिक भी नहीं खाना है। तो आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है कि चतुर्विध कुक्षी का, कि अगर आप अपने स्टमक को 4 क्वाड्रेंट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 2 पार्ट जो है वो सॉलिड खाएं, 1 पार्ट जो है वो लिक्विड खाएं और 1 पार्ट जो है वो फ्री छोड़ दें जी। अगर ये भी नहीं है तो त्रिविध कुक्षी का भी है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 पार्ट सॉलिड, 1 पार्ट लिक्विड और 1 पार्ट खाली छोड़ दीजिए। और अगर ये भी समझ नहीं आता तो कम से कम अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी को छोड़ के खाएं। मतलब 3 रोटी खानी है, एक पोर्शन छोड़ देना है, 1 पोर्शन छोड़ देना है। तो ऐसा खाना खाएंगे तो जो हमने खाना खाया है उसका सार और किट विभाग होता है ना। सार बनता है और किट मतलब मल बनता है। तो वो जो मल बनेगा वो इजीली जो है गुदा मार्ग तक पहुंचेगा और उसका निष्कासन हो पाएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है जीर्ण, यानी कि जो पुराना खाया हुआ खाना है वो जब पच जाए तभी खाना है। तो बहुत बड़ा एक कंसेप्ट उभर के आता है कि हमें क्वेश्चन भी आता है कि हमें कितनी बार दिन में खाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार यज्ञ में दिन में 2 बार आहुति दी जाती है जी। तो वैसे ही हमारी जो अग्नि है इसमें आहार रूपी आहुति जो है दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह और शाम को। बीच में जो है वो 4 याम, एक याम में 3 घंटे होते हैं, 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मेजर मील है। कंसेप्ट ये भी है कि 6 घंटे से ज़्यादा आपको भूखा नहीं रहना जी। तो उसके बीच में आप फ्रूट जूस, सूप या ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मतलब हैवी मील की बात हो रही है। हाँ, जो मेजर मील है उसको आपको दिन में 2 ही बार कंज्यूम करना है।
अगला फैक्टर है वीर्य अविरुद्धम, यानी कि वीर्य के अविरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे ये सारा कि कौन कौन से विरुद्ध है, 18 प्रकार के विरुद्ध है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि जैसे किसी का वीर्य उष्ण है, किसी का शीत है, तो इस दोनों को एक साथ नहीं लेना। फिर नेक्स्ट फैक्टर है इष्ट देशे इष्ट सर्वोपक्रमणम, यानी कि जिस देश में रहते हैं वहीं का ही लोकल फूड, उसी को अभी बात कर ही रहे थे हम कि वहीं का ही अन्न, वहीं का ही शाक, वहीं का ही फल, उसी को ज़्यादा कंज्यूम करना है। नेक्स्ट है ना अति द्रुतम ना अति विलंबनम, या जल्दी जल्दी नहीं खाना है। आप एक टाइम असाइन कर दीजिए कि मुझे आधा घंटा जो है वो खाना खाने में लगेगा, तो आपको धीरे धीरे चबा चबा के इस तरह से खाना है, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो मुंह से ही डाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो एंजाइम्स को मिक्सअप करना ज़रूरी होता है, और वो ताकि वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी खाएंगे तो खाना फंसेगा भी। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जल्दी खाने से आलस्य भी उत्पन्न होता है जी, तो उसको वो भी अवॉइड किया जा सकता है। ना अति विलंबनम, आजकल देखते हैं बच्चे टीवी और लैपटॉप के आगे बैठे हैं और वो बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत, है ना, तो उससे पाचन क्रिया जो है वो विषम होती है, सही नहीं होती है, और दूसरा वो अधिक खाया भी जाता है। तो वो जो है उसको भी कंसेप्ट को हमें देखना है कि ज़्यादा देर ना लगाएं। अगला फैक्टर है अजल्पन अहसन तन्मना भुंजिता, यानी कि जब आपने खाना है तो उस टाइम बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, और जो भी पर्याप्त भोजन है उसमें मन लगाकर, श्रद्धा लगाकर खाना है। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि हाँ, जो है वो ही खाना है, जो उपलब्ध है, तो किसी चीज़ की अलग रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर एक है लास्ट फैक्टर है आत्मना अभिसमीक्षा, यानी कि आपको अपनी आत्मा की समीक्षा करके खाना है। यानी कि आपको ये देखना है कि आपने, अगर आपके सामने भोजन है तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मुझे अभी भूख लगी है, क्या मुझे अभी खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो मुझे किस मात्रा में खाना चाहिए, और जो खाना सामने है वो क्या मेरी प्रकृति के अनुकूल है जी, और ये खाना खाने से मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये मेरे लिए हितकर है कि अहितकर है जी। ऐसा सोच के, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं आज के टाइम में, तो माइंडफुलनेस से खाना खाना चाहिए। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आहार विधि विधान के अंतर्गत आते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने एक सही बात लगी मुझे जो आपने बोली कि जैसे जो भोजन है लगभग बनने के 48 मिनट के अंदर हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे देखिए सब जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जब उनका टिफ़िन बनता है या जब जो मेल है वो ऑफिस जा रही है, फीमेल ऑफिस जा रही है, जब टिफ़िन बनाती है, बनाने से उसको खाने तक की जो प्रोसेस है उसमें लगभग 4 से 5 घंटे मुझे लगता है लग जाते हैं। ऐसे में वो कौन सा आहार हो सकता है आयुर्वेद के अनुसार, अगर हम टिफ़िन पैक कर रहे हैं, जो आहार इतने घंटे बाद भी हमको मतलब हानिकारक ना हो, हमारे लिए, हमारे शरीर को शुद्ध रखे? देखिए, जिस तरह से आजकल आहार बनाया जाता है और जिस तरह से, देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें तेल का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। तो तेल के प्रयोग करने से वो काफ़ी देर तक प्रिजर्व रहता है, और जिस तरह से आजकल बनाया जाता है या पैकिंग मटेरियल है, तो मेरा कहना तो ये है कि अगर आप उसको 4-5 घंटे के लिए कैरी भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कैरी करने के लिए प्लास्टिक का कंटेनर नहीं होना चाहिए, एल्यूमिनियम का फॉयल नहीं होना चाहिए। तो आपको स्टील के या गिलास के कंटेनर में आप पैक करके ले जाएं, और उसको जैसे गाड़ी में नहीं रखना है तो हाई टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, अपना ऑफिस में रखें या स्कूल में रखें, बैग में रखें, स्कूल बैग में। तो इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसको कुछ टाइम बाद भी कंज्यूम कर सकते हैं। बच्चों के केस में स्पेशली, क्योंकि बच्चों को बार बार भूख लगती है, तो उनको ऐसा ही देना चाहिए। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि देश, काल, ऋतु, इसके आधार पर हमें भोजन करना चाहिए, तो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल लोग कहते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि मुझे खाना खाने के बाद डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, मेरा खाना पचता नहीं है, या फिर मुझे गैस हो रही है, बहुत ज़्यादा पेट हैवी रहता है, तो क्या ये इसी वजह से होता हो क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं हम इसका ध्यान नहीं देते, हम कहाँ बैठ के खा रहे हैं, हम क्या हमें खाना है, जो आइटम हमारे सामने आ गया, हमें लगा हमें ये ठीक लग रहा है, हमने खा लिया, तो क्या यही एक वजह है जो हमें इतनी जो पेट संबंधी विकार जो हो रहे हैं इसी की वजह से हो रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और इसमें ये भी है कि कंसेप्ट जो आप बता रहे हो उसमें कंसेप्ट है मात्राहीन खाने का। जी। तो एक बात तो मैंने बता दी कि दिन में 2 बार ही खाएं, हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, 3 बार खा रहे हैं। और दूसरा मात्राहीन खाने का, ऐसे लोगों में दुर्बल अग्नि रहती है, अग्नि कम रहती है, तो पचाने में दिक्कत होती है, तो दिन में 1 बार भी खाने का विधान है। और अगर ऐसा भी रहता है कि उनको भूख तो लगती है जी, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पाचन नहीं करते, तो इन लोगों के लिए मात्राहीन जितना खाना इनको रिकमेंड है उससे भी कम खाना खिलाएं जी, तो ऐसा रहता है जी। डॉक्टर साहब, तीसरा सिद्धांत है, हम चाहेंगे हम उसके भी डिस्कस करें, द्वादश आसन विचार जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं?
अब ये द्वादश आसन विचार नाम से पता लग रहा है इसमें 12 हैं जी तो इसमें कंसेप्ट ऐसा है कि हमारे पास कैसा आहार है और किसको देना चाहिए। जी जैसे हमारा पहला आहार है कि हमारे पास शीतल आहार या शीत आहार, जी तो शीत आहार किसको रिकमेंडेशन है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको हाथ पैर में दाह होती है, जलन होती है, जी रक्त पित्त के पेशेंट है, या फिर अपने काम करके जो थके हुए हैं, जो प्यास से पीड़ित है या गर्मी से पीड़ित है, उन लोगों को शीतल आहार विहार करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे चावल है, मूंग की दाल है, या फिर खिचड़ी है, या आप कह सकते हो कि खीर है, या दूध है, नारियल पानी है। तो इस तरह के ठंडे आहार जो है वो इनको देने चाहिए। दूसरा है उष्ण आहार। तो किन व्यक्तियों को उष्ण आहार देना चाहिए? जो वात कफ के रोगी हैं या वात कफ प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि वात और कफ इन दोनों के गुण शीत है जी तो शीत के एंटी जो है वो एक ही गुण है उष्ण। तो इन लोगों को जो है उष्ण आहार देना चाहिए। उष्ण आहार में अदरक हो गया, लहसुन हो गया, मोस्टली स्पाइसेस होते हैं इसमें। जी तो त्रिकटु हो गया, पिपली हो गई और हींग होगी, इस तरह के स्पाइसेस डाल के देते तो इन लोगों को वैसा मतलब आहार खाने में हमें इसका इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा देना चाहिए बिल्कुल। फिर आता है स्निग्ध आहार। तो किन लोगों को स्निग्ध आहार देना है? जो वात प्रकृति के हैं, जो जिनका शरीर सूख गया है, जो रूखे हैं, या फिर जिनको फिजिकल एक्टिविटी जो ज़्यादा करते हैं, जो जिम जाते हैं जी तो उन लोगों को स्निग्ध आहार बहुत ज़रूरी है। स्निग्ध आहार में दूध, दही, घी, मक्खन और नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, इनके फूड में इनकी कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए। या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए तो इनको ज़्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट है रूक्ष आहार। तो रूक्ष आहार किसे लेना चाहिए? जो मोटे शरीर वाले हैं, जिसमें कफ ज़्यादा है, तो इन लोगों को रूखे आहार देना चाहिए। रूखे आहार में मोस्टली मिलेट्स आते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स, या चने हो गए, भुने चने हो गए, इस तरह का आहार इनको देना चाहिए। फिर आता है द्रव आहार, यानी कि लिक्विड प्रधान जो आहार होता है। तो ऐसे लोग जो रूक्ष हैं या कमज़ोर हैं, जिनको शुष्क शरीर वाले हैं, तो ऐसे लोगों को द्रव प्रधान आहार देना चाहिए, जिसमें लिक्विड डाइट ज़्यादा हो, जैसे कि फलों का जूस, या सब्जियों का सूप बना के, या नारियल पानी, दूध, छाछ, दही, इस तरह के द्रव प्रधान पदार्थ देने चाहिए। फिर आता है शुष्क आहार। तो किनको सूखे आहार देने चाहिए? जैसे प्रमेह के रोगी हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं, स्थूल प्रमेह, मोटे लोग हैं, जिसमें कफ ज़्यादा बड़ा है, जिनके बॉडी में पस बनती है, बहुत ज़्यादा पुए बनता है, तो उन लोगों को जो है वो उसको हमें शुष्क आहार देना चाहिए। इसमें भी बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर आता है एक कालिक आहार, कि किनको एक काल, मैं अभी बात कर ही रहा था, किसको एक टाइम खाना खाना चाहिए, जिसको दुर्बल अग्नि है, जिसको पचाने की क्षमता नहीं है, तो उसको दिन में एक बार खाना चाहिए। फिर आता है द्विकालिक, यानी दिन में 2 बार खाना चाहिए। जो आम व्यक्ति है, जो सामान्य रोग है, जिनकी अग्नि सम है, बिल्कुल प्रॉपर है, तो उनको दिन में 2 बार खाना चाहिए। फिर आता है औषध युक्त आहार। अब जो लोग औषधि को ऐसे कंज्यूम नहीं करते, तो हम उसको आहार में डाल के देते हैं, तो इसकी कल्पनाएं अलग हैं। उसमें मंड, पेया, विलेपी, यूष, यवागु, ये डिफरेंट कल्पनाएं हैं, तो हम उनको सिद्ध करके देते हैं औषध से, तो वो ऐसे लोगों के लिए औषध सिद्ध आहार हो गया। फिर मात्राहीन आहार है, कि जिनको भूख तो लगती है लेकिन पचता नहीं है, तो उनको जो नॉर्मल मात्रा उससे भी कम मात्रा में घी डाल के, घी परम अग्निवर्धक है, तो अग्नि बढ़ाने में काम आता है। फिर दोष प्रशमन आहार, यानी कि ऋतुओं के अनुसार, तो ऋतुओं में जो है दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर होता है, थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल तंडुल मात्रा, जैसे चावल का दाना इतना सा बड़ा हुआ है, तो उसको हम आहार विहार से ही स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक आता है वृत्त्यर्थक आहार, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बने रखने के लिए, बने रहने के लिए, बनाए रखने के लिए, या फिर उसको अपने शरीर को पोषण देने के लिए जो आहार यूज होता है, वो वृत्त्यर्थक आहार कहलाता है। ये द्वादश आसन विचार है। जी डॉक्टर, जैसे आपने इतने सारे पॉइंट्स में बताए, इसमें आपने ये भी कहा कि कोई जो एक समय आहार ले सकता है वो कौन से लोग हैं, या जो 2 समय आहार ले सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है जैसे एक नॉर्मल इंसान, अभी तक हम लोग 3 बार, कुछ लोग करते हैं जो 2 बार ही अपने दिन भर में आहार लेते हैं, कुछ लोग वही हैं कि जैसे सुबह हमने नाश्ता करना है, दिन का लंच करना है, रात को हमने फिर खाना खाना है। तो अगर 2 बार के आहार के बाद आपको लग रहा है कि आपका खाना डाइजेस्ट भी हो रहा है और आपको भूख भी लग रही है, तो क्या वो लोग 3 बार ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। खाने की क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो 2 बार आहार का कंसेप्ट है, ये हम लोग रिकमेंड करते हैं जिनकी एज जो है 40+ है जी, उनको। लेकिन जब ग्रोइंग स्टेज है, बच्चा बढ़ रहा है ना, तो या फिर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो आप 3 बार भी आहार ले सकते हैं, उसको जब भूख लगे जी। अगर आहार लेने का कंसेप्ट है या पानी पीने का कंसेप्ट है, तो मेरा तो सीधा हिसाब है, जब भूख लगे खाना खा लो, जब प्यास लगे पानी पी लो।
इससे बड़ा सिद्धांत जो है वो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने सिद्धांत की बात यहाँ पे गई, पानी पीने वाले, मैंने ये जब मैं सर्च कर रही थी या आयुर्वेद को हम समझ रहे थे तो उसमें ये भी था कि आयुर्वेद पानी पीने का भी सिद्धांत बताता है कि कब कैसे आपको पानी पीना है। तो क्या अगर हमें प्यास लग रही है, पानी पीने का मन है, तो क्या आयुर्वेद इसके लिए भी कोई सिद्धांत बताता है? हाँ, नॉर्मल कंसेप्ट तो मैंने बता दिया कि जब प्यास लग रही है आप पानी पी लीजिए, लेकिन आहार से रिलेशन में अगर आपको देखना है तो अगर आपको वेट रिड्यूस करना है जी, अगर आपको लंघन कम करना है अपने वेट को, तो आहार से पहले पानी पीजिए। कितने समय पहले? 15 मिनट 20 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए, 2 गिलास पानी, 3 गिलास खाएंगे। हाँ, तो खाना कम खाएंगे। अगर आपको वेट को बढ़ाना है तो आहार करने के बाद पानी पीजिए। और नॉर्मली जो हम बैलेंस वाली बात करते हैं तो वो आपको आहार के बीच बीच में सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारा वो है विरुद्ध अन्न, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें बेसिकली 18 प्रकार के विरुद्ध आते हैं, लेकिन कुछ हम एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। जैसे पहला है देश विरुद्ध। तो हम अगर पूरे भारत को डिवाइड कर दें तो 2 तरह के प्रदेश होते हैं, शुष्क प्रदेश और आर्द्र प्रदेश जी। तो शुष्क प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को अगर हम रुक्ष आहार दें, कटु प्रधान आहार दें, तो उसके लिए विरुद्ध है जी। अगर वो यहाँ आर्द्र प्रदेश में, जैसे देहरादून है तो आर्द्र प्रदेश है, ये यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ रहने वाले व्यक्ति को अगर हम स्निग्ध आहार या गुरु आहार दें तो उसके लिए विरुद्ध है। अब जैसे शुष्क देश ये रह गया, राजस्थान है, कुछ पार्ट इसका है, गुजरात का है, तो वहाँ पे इतना सूखा होता है, सूर्य अपनी किरणों से आचूषण कर लेता है कि आपका स्नेहांश पूरा खत्म हो जाता है जी। तो उसको वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं या उगते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, ये भी बहुत रुक्ष होते हैं, तो उसमें घी डाल के वो खाते हैं। और दाल में भी जो है वो मधुर रस खाते हैं ताकि उनका पोषण जो बना रहे। तो सेकंड आता है जैसे काल विरुद्ध है। तो काल में टाइम के अनुसार है। जल्दी में हमारे दर्शकों को बताएं और ये बताएं कि क्या कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे। एक इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्रम विरुद्ध का। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप क्रम विरुद्ध तो कभी मत खाएं। क्रम क्या है खाना खाने का? पहले मधुर, फिर अम्ल लवण, फिर कटु तिक्त कषाय जी। क्योंकि मधुर ऐसा है, जब हमें भूख लगती है तो वात बढ़ा रहता है, तो आपको मधुर रस खाना है, और बीच में अम्ल लवण और लास्ट में कटु तिक्त कषाय। होता यह है कि हम लास्ट में डेजर्ट खाते हैं, तो ये क्रम विरुद्ध है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है षड क्रिया काल का, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्त और भेद। यानी पहले 4 जो हैं उसको हम दिनचर्या और ऋतुचर्या से उनको हम पैसिफाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि अभी ये बड़ा नहीं होता। लेकिन जब व्यक्त हो जाएगा, लक्षण आ जाएंगे, भेद हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, तो औषध आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम भी पथ्य सति गदार्थस्य किम औषधम निषेवनम और पथ्य असति गदार्थस्य किम औषधम निषेवनम, यानी कि अगर आप पथ्य ले रहे हो तो औषध की क्या आवश्यकता है, और अगर आप पथ्य नहीं ले रहे हो तब भी औषध की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा जी। तो आहार का इतना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की महत्वपूर्ण जानकारी आहार के संबंध में यहाँ पर देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मन्नत मारवाह जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने विभिन्न जानकारी आज हमें यहाँ पर दी है कि आहार से संबंधित कि किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए और किस समय हमें आहार लेना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने यहाँ पे बताई हैं कि कभी भी आप दही को डायरेक्ट ना लें, उसको मथने के बाद ही उसको लें, क्योंकि वो आपको ब्लॉकेज कर देता है। और जैसे उन्होंने बताया कि अगर पानी पीने का भी एक सही तरीका होता है, और जब भी आप अपना आहार लें तो आप किस देश में है, कौन सा काल चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, ये सब देख के इसको ध्यान में रख के ही अपना आहार लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वही आहार आपकी बीमारी की वजह बन जाता है। नमस्कार।